नमस्ते। कोर्ट में वक्फ का मामला चल रहा है, पार्लियामेंट में भी वक्फ का मामला चल रहा है, जेपीसी में वक्फ के ऊपर चर्चा हो रही है। इसलिए आज मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, संविधान विशेषज्ञ, बहुत बड़े बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार बहस करते रहते हैं, पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है, आज आदरणीय श्री राकेश द्विवेदी जी के साथ में हूं मैं। मैंने सर से टाइम लिया और आग्रह किया कि वक्फ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है, वक्फ एक्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वक्फ एक्ट वक्फ बोर्ड पौराणिक है, क्या ये इस्लामिक है, क्या ये जो वक्फ एक्ट बनाया गया है ये वास्तव में इस्लाम की डिफिनीशन में फिट बैठता है या संविधान की डिफिनीशन में फिट बैठता है। इसी पर डिटेल चर्चा करने के लिए मैंने द्विवेदी साहब से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैंने सर एक रिसर्च किया तो पता चला कि दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। उदाहरण के लिए मालदीव 75,000 एकड़ है, सिंगापुर 1,80,000 एकड़ है, बहरीन 1,90,000 एकड़ है, हांगकांग 2,75,000 एकड़ है, डेनमार्क 3,45,000 एकड़, फिनलैंड 3,90,000 एकड़, मॉरिशस 5 लाख एकड़, लग्जमबर्ग 6,40,000 एकड़, साइप्रस 8,30,000 एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़ और भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 10 लाख एकड़ जमीन है। उदाहरण की इसका मतलब ये हुआ कि भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन सकता है, 5 बहरीन बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर लगभग 3 फिनलैंड भी बन सकता है। ये सिचुएशन है। जबकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि आजादी के समय लगभग 50,000 एकड़ जमीन थी और ये आजादी के बाद बढ़ते बढ़ते 10 लाख एकड़ हो गई। आपका क्या विचार है सर, ये अगर इसको हम 3 तरीके से देखें, पहला संवैधानिक तरीके से देखें, दूसरा इसको हम इस्लामिक तरीके से देखें। देखिए, वक्फ प्रॉफिट मोहम्मद के समय से जो उनके रिविलेशंस थे जो कि कुरान में आयते हैं जी, तो उसके अनुसार वक्फ कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति के संबंध में उसको अल्लाह के नाम डेडिकेट कर सकता है। मतलब अपनी पुश्तैनी जमीन हो या खुद उसने खरीदा खुद हो, उसकी अपनी हो, अपने परिश्रम से अर्जित की हो उसने या उसको विरासत में मिली हो, उसको वो कर सकता है कि ये संपत्ति अब अल्लाह के नाम धार्मिक मकसदों के लिए या चैरिटेबल मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मसलन ये कि जो गरीब लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं या और भी लोग हैं गरीब, तो आप उनके मदद में करें या पूजा पाठ जो होता है उसके संबंध में धर्मशाला खोल दें, स्कूल खोल दें, तालीम दें। जी। तो ये उसका वो चला आ रहा था। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले ये 1890 में मसला खड़ा हुआ कि ये वक्फ अल औलाद, यानी हिंदुस्तान 2 कदम आगे चलता था यहाँ के मुसलमान लोग, तो वक्फ अल औलाद भी वक्फ है कि नहीं है ये। अच्छा, क्या मतलब हुआ सर इसका? वक्फ अल औलाद वो वक्फ, इन्होंने कहा कि वो कंसेप्ट है कि जहां आप अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहे हैं। अच्छा, है तो अल्लाह के नाम, मगर उससे जो भी आमदनी होगी या प्राप्ति होगी वो आपके ही पुत्र परिवार वालों के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब हम धर्मशाला बना दें और वो धर्मशाला हमारे बच्चों के काम आए, ऐसा? जो भी उससे प्राप्त हो आपको, तो या किराया मिल रहा है तो बच्चों को जाएगा। तो ये तो वास्तव में अंग्रेजी अदालत जो थी उस वक्त, उन्होंने भी कहा कि ये तो कोई वक्फ ही नहीं है, ये तो आम गिफ्ट है, विल है, जो हर आदमी आम तौर पे अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है संपत्ति। यहां तक कि प्रिवी काउंसिल पहुंचा 1896 में मसला, और प्रिवी काउंसिल ने उसको नकार दिया कि नहीं, ये कोई वक्फ नहीं हो सकता। अब राजनीति देखिए, जब ये वो वक्त था कि जब देश करवट बदल रहा था, एक तरफ कांग्रेस बन चुकी थी, एक तरफ मुस्लिम लीग की बनाने की तैयारी हो रही थी। 1905 में बंगाल को तोड़ करके हवा दिया गया
कम्युनिज्म को, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी लाया गया, और उसी से जुड़ा हिंदुस्तान में स्वदेशी आंदोलन वगैरह आरंभ हो गया। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंबई में तिलक, और बाद में सावरकर भी उसमें जुड़े। विदेशी संपत्तियों को जलाया गया। ये वो वक्त था कि जब देश की भी पूंजीपतियों को बढ़त मिली इससे। ऐसे वक्त पर 1911 में कलकत्ता से हटा करके दिल्ली में राजधानी आई, और उसी वक्त पर जो है बंगाल जिसको तोड़ा गया था उसको फिर से जोड़ दिया गया। जोड़ने से मुसलमान नाराज। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जो काउंसिल के मेंबर हो गए थे 1909 के एक्ट के तहत चुनाव जीत करके, तो पहला वक्फ एक्ट बिल उन्होंने पेश किया, जिसको वक्फ एक्ट 1913 अंग्रेजों ने बनाएंगे। तो वही ये तो पेश कर सकते हैं बिल। पावर क्या थी काउंसिल की? सलाह देने की, सुझाव देने की, यानी वो दोनों मिल करके ये बना। और इसमें उन्होंने वक्फ अल औलाद को मान्यता दे दिया, ये सही है। अदालतों ने फिर कहा कि ये इस तारीख से तो ठीक है, 13 के बाद से आप करिए ये सब, 13 के पहले वाले ऐसे वक्फ को मान्यता नहीं। ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है कानून, पर वो पड़ा रहा। कोई संशोधन अभी नहीं हुआ। अब विश्व युद्ध हुआ, उधर टर्किश एम्पायर टूटा, जर्मनी हार गई, अरब देश पैदा हुए, यानी मिडिल ईस्ट का जो है उस पर विस्तार से हम नहीं जाएंगे, मगर उस कैलिफेट खलीफा जो है वो खत्म हो गए। सुल्तान खलीफा हुआ करते थे। हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन उनके पक्ष में। और मजे की बात है कि गांधी जी और कांग्रेस उसके नेतृत्व में। यानी इसको सार में देखिए कि जो विदेश में वहां मध्य पूर्व अरब देशों में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है? मुसलमान को क्या फायदा होना है? उसके धर्म की बात। यानी एक पैन इस्लामिज्म जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस का ये आंदोलन हुआ। वरना हम लोग से क्या लेना देना है? खलीफा रहे या खत्म हो जाए। हम लड़ रहे हैं कि खलीफा बना रहे और उसमें अंग्रेज, इस नाम पर कि साहब अंग्रेज के खिलाफ मुसलमान की भावना होगी और वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आजादी की लड़ाई आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए इसको मान भी ले, मगर आप बढ़ावा किस चीज को दे रहे हैं? किस जहर को? पैन इस्लामिज्म को। उनका तो उम्मा है, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह है बात। खैर, वो कमाल पाशा ने उसको खत्म कर दिया, यहाँ आंदोलन खत्म हो गया। और गांधी जी ने थोड़े दिन में जहां कहीं एक कुछ थोड़ी सी हिंसा हुई, चौरी चौरा था, खत्म कर दिया उन्होंने उसको। जो यहाँ खिलाफत समिति बनी थी वो भी खत्म हो गई। अभी 26 आ जाता है, कानून पास हो गया, वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट तो 13 में पास हो गया जी, मगर उसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था। अब जब 26 में आ गए तो साइमन कमीशन, नया संविधान, ये शुरू हुआ। आंदोलन आजादी की इतनी मांग हो गई थी कि वो उसको शांत करने की हम आपको नया संविधान दे रहे हैं। तो अब ये डोमिनियन स्टेटस होगा कि पूर्ण स्वराज होगा, ये झगड़ा चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का टकराव हो रहा था, नेहरू जी भी बोस के साथ खड़े थे कुछ देर। 1930 में इकबाल ने इलाहाबाद में नारा दे दिया कि नॉर्थ वेस्ट स्टेट को सब इकट्ठा किया जाए, कन्फेडरेशन बनाया जाए, न्यूट्रल आर्मी किया जाए। और इसी 1930 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में तय हुआ होना, पुनः जो है जिन्ना के जरिए एक और बिल आया कि साहब वक्फ एक्ट को जो अदालत ने कहा कि प्रोस्पेक्टिव है, उसको आप रिट्रोस्पेक्टिव करिए ताकि जो पहले हो चुके हैं वो भी वैध हो। वो एक्ट जो है वाइसरॉय ने, लॉर्ड अर्विन ने फिर बना दिया 1930 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1930।
अब आप देखिए, आरटीसी हुई 1934 पे आ गए, फेल हो गई आरटीसी सब। कम्युनल अवार्ड 1934, और कम्युनल अवार्ड बांटने के लिए हुआ मुस्लिम लीग और अंग्रेज की मिली भगत। ये उड़ीसा, बिहार उड़ीसा एक्ट, बंगाल वक्फ एक्ट, बॉम्बे वक्फ एक्ट, 1934, 35, 36 में ये सारे वक्फ एक्ट आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आता है। यानी ये सारा खेल रचा गया कि सारे मुसलमान जो हैं वो इसके पीछे लामबंद हो जाएं। मुस्लिम लीग कमजोर थी, तो उसको मुस्लिम भी उसके साथ नहीं थे, केवल ये नवाब शवाब ये सब लोग जिसको अशरफ कहते हैं। तो जब चुनाव हुआ तब भी मुस्लिम लीग का नहीं जमा। मुस्लिम संगठन जीते मगर वो क्षेत्रीय थे। बंगाल में फजलुल हक और पंजाब में भी सिकंदर हयात खान। मुस्लिम लीग नहीं पनपी, मजबूत हो पाई। तो 1937 में लखनऊ में 1937 में लखनऊ में 36 में हुआ, सब इकट्ठा किए गए। वहां पर यह तय हुआ कि सारे सब मिल करके अब मुस्लिम लीग के सदस्य बन जाएंगे। सिकंदर हयात खान इकलौता व्यक्ति था जो कि अंग्रेज के राज में डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बना था। और वो सर सिकंदर हयात खान थे। नाइटहुड प्राप्त थी उनको, इकबाल को नाइटहुड प्राप्त थी। यानी सब अंग्रेज के इशारे पर, क्योंकि अंग्रेज को हिंदुओं के समानांतर एक मुस्लिम शक्ति चाहिए थी, इसलिए ये सारा खेल हो रहा था। और कांग्रेस शांति थी, सब देख रहे थे। और इकबाल ने कहा कि साहब ये शरिया हमारा जो है उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस्लाम हमारा मकसद है, इस्लाम के सामने कोई दूसरा मकसद नहीं हो सकता। आजादी मिले न मिले, हमारा शरिया असली समाजवाद उसी में है। ये बातें उन्होंने रखी थी क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी पैदा हो गई थी और नेहरू जी भी कुछ समाजवादी बात कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी कर रहे थे, तो उसके समानांतर की सब बेकार है। असली इस्लाम, असली सोशलिज्म इस्लाम में, असली इस्लाम समाजवाद। उन्होंने कहना कि देर नहीं थी, 1937 में शरिया एक्ट लागू हो गया। ये बैकग्राउंड थी 1937 वाले शरीयत एक्ट की, जो आज भी चल रहा है। हाँ, आज भी चल रहा है। आर्टिकल 372 की बदौलत। तो ये खेल सारा कहने का है कि जो वक्फ का सिलसिला था और वक्फ के दायरे बढ़ाते चले गए और शरिया को लागू किया गया, ये सब खेल था पाकिस्तान। इस वक्त तक मेरे अध्ययन के अनुसार पाकिस्तान बनाने का मन अंग्रेज बना चुका है। उसका स्वरूप क्या होगा, वो देश के अंदर उसके 3 टुकड़े करके उसको कन्फेडरेशन के नाम पे जोड़ेंगे या उसको अलग रख के बनाया जाएगा, केवल यही झगड़ा था। उनके दिमाग में संदेह चल रहा था। वो चाहते थे कि पूरा रहे उनके कब्जे में। 1938 में सिंध में पास हो गया कि नॉर्थ वेस्ट को पूरा इकट्ठा किया जाए, सब सारे प्रांतों को करके एक स्टेट बनाया जाए। और 40 में लाहौर रेजोल्यूशन हो गया। आजादी के उपरांत 1954 में वक्फ एक्ट कांग्रेस ले आई, नेहरू जी ने। तो उसकी कोई डिमांड बीच में कुछ कोई डिमांड तो थी नहीं सर ऐसी, फिर से ले आओ वक्फ एक्ट। यानी अपीजमेंट, मुस्लिम वोट बैंक क्रिएट करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका इतिहास में भी देख रहा था कि ऐसे 1954 में कोई बहुत मतलब पार्लियामेंट में किसी ने कहा हो कि नया कानून चाहिए हमें, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ दिखता नहीं है कहीं पे। तमाम पैक्ट नेहरू जी कर रहे थे। माइनॉरिटी की रक्षा के लिए लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ। वक्फ के बारे में क्यों नहीं कर लिया कि जो हमारी देवोत्तर संपत्ति है हिंदुओं की पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, उसके लिए क्यों नहीं बोर्ड बनाया गया, देवोत्तर बोर्ड। ठीक बात। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो है वक्फ एक्ट बना, मुगलों के आगे जा रहे हैं।
आप समझिए, अब ये इस हद तक तो मतलब वक्त की बात तभी नहीं जो हम लोग करते चले गए। अब आपने उसके अंदर जो ग्रांट्स हुए थे, बादशाहों ने दिए थे, अकबर बादशाह ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, उनके गवर्नर तक ने जो ग्रांट दिए, बंगाल में, केरल में, हर जगह, या निजाम ने दिए, निजाम शाही, अदिल शाही, दक्षिण में जो थे, वो सब लोग जो ग्रांट दिए, सूफियों को ग्रांट दिया, मॉस्क को ग्रांट दिया, मदरसों को ग्रांट दिया, वो सब ग्रांट 50 गांव दे दिए आपको, 20 गांव दूसरे को दे दिए। अब वो सब ग्रांट वक्फ उनको ढूंढ ढूंढ कर, ये सर अच्छा हुआ आपने बोल दिया।